अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। अब तक हमने जितना भी कोर्स कवर किया है उस पर हमने ज़्यादातर कम्बिनेशनल सर्किट्स को देखा है। स्टार्ट में हमने प्रोग्रामिंग जो स्टार्ट की थी उसमें भी हमने गेट लेवल कम्बिनेशन सर्किट्स को इम्प्लीमेंट किया। फिर हमने रजिस्टर ट्रांसफ़र लेवल कम्बिनेशन सर्किट्स के लिए प्रोग्रामिंग की और उसके बाद फिर हमने एडर्स देखे, मल्टीप्लायर्स देखे। तो ज़्यादातर जो हमारा कोर्स था वो फोकस था कम्बिनेशन सर्किट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में एट द एंड कुछ हमारे पास सीरियल मल्टीप्लायर्स थे या हमारे पास मॉड्यूलर मल्टीप्लायर्स थे, उनमें आपके पास सीक्वेंशियल एलिमेंट्स सीक्वेंशियल सर्किट्स थे। वो इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स था वो कम्बिनेशन सर्किट्स थे। अब आज के इससे बाद जो हमारे जितने भी लेक्चर होने हैं वो आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट से रिलेटेड है। अभी हम इस लेक्चर में और आगे 2 लेक्चर्स में रेगुलर सीक्वेंशियल सर्किट्स को देखेंगे, उनकी प्रोग्रामिंग को देखेंगे। फिर हम फाइनाइट स्टेट मशीन्स को देखेंगे और फाइनाइट स्टेट मशीन की कोडिंग किस तरह की जाती है वेरिला ITL में, उसको देखेंगे। और फाइनली फिर फाइनाइट स्टेट मशीन पे डेटा पाथ आएगा और उसके बाद CPU डिज़ाइनिंग आएगी। ये सारे टॉपिक्स जो आगे हैं वो ज़्यादातर आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट से रिलेटेड है। पहले हमें ये देखते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट होता क्या है। हमारे पास जो ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम डिवाइड करें अपने सर्किट्स को, डिजिटल सर्किट्स को, तो आप कहते हैं कि ये कम्बिनेशन होते हैं और सीक्वेंशियल होते हैं। कम्बिनेशन सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जिनकी आउटपुट जो है वो करंट वैल्यू ऑफ इनपुट पर डिपेंड करती है। जो आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट मिल जाएगी। आपने जितने भी सर्किट्स पढ़े हैं, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, इनकी आपने कोडिंग भी की है, ये सारे सर्किट्स आपके पास कम्बिनेशनल है। जैसा फुल एडर, हाफ एडर, 4 बिट एडर, RCA, तो ये सारे सर्किट्स और मल्टीप्लायर्स आपने पढ़े, पैरेलल मल्टीप्लायर्स, ये सारे कम्बिनेशनल सर्किट्स हैं आपके पास, क्योंकि आउटपुट जो है वो करंट वैल्यू ऑफ इनपुट पर डिपेंड करती है। हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें आपके पास कम्बिनेशनल पार्ट भी होता है और जिनमें आपके पास स्टोरेज एलिमेंट भी होता है। और स्टोरेज एलिमेंट में जो वैल्यू स्टोर होती है उसको आप कहते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनमें जो आउटपुट होती है उसकी वैल्यू न सिर्फ करंट इनपुट्स पे डिपेंड करती है प्लस स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है। और ये जो स्टेट है आपके पास, ये क्योंकि आपके पास किस तरह होती है, अगर मैं आपको एग्जांपल कर सके दिखाऊं कि लेट्स से हमारे पास इनपुट्स ये आ रही हैं 0, आउटपुट सिर्फ करंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे नहीं डिपेंड करती बल्कि स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है। वैसे ये इनपुट्स आ रही है और इसके केस है उस वक्त हमारे पास स्टेट की वैल्यू 0 0 है, 2 फ्लिप फ्लॉप से लगी हुई 0 0 वैल्यू है, और ये 1 आ गया, ये 0 आ गया लेट से, और ये 1 0 आ गया लेट से। क्लॉक राइजिंग में जाएगा, स्टोरेज एलिमेंट अपनी वैल्यू अपडेट करेगा तो आपके पास यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। अब अगेन जो पहले आपकी इनपुट थी वो 0 1 1 थी, उन 0 1 1 की बेस पे ये आउटपुट जनरेट हुई, ये स्टेट के लिए वैल्यू जनरेट हुई जो स्टेट में स्टोर होगी क्लॉक राइजिंग एज पे। दोबारा आपके पास इनपुट चेंज भी हो सकती है, इनपुट वो भी इनपुट चेंज होगी। अब नई इनपुट्स प्लस ये स्टेट ऑफ द वैल्यू सिस्टम में जो ये आपके पास नई आउटपुट्स को अपडेट करेगी, नई स्टेट वैल्यू देंगे। आउटपुट्स जो है वो डिपेंड करती है करंट वैल्यू ऑफ इनपुट प्लस स्टेट ऑफ द सिस्टम। और ये स्टेट ऑफ द वैल्यू कहाँ से आई थी, वो आपके पास आपने इससे पहले यहाँ से अचीव की थी। और ये वैल्यू कहाँ से मिली थी आपको, ये आपको इससे पहले जो इनपुट पैटर्न था वहाँ से मिली थी। तो सम टाइम कुछ बुक में आपको सीक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन में ये भी लिखा होगा कि आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द करंट वैल्यू ऑफ इनपुट प्लस प्रीवियस वैल्यू ऑफ इनपुट, क्योंकि ये जो स्टेट की वैल्यू यूज होती है नई आउटपुट को अपडेट करने के लिए, ये आपके पास प्रीवियस इनपुट पैटर्न की बेस पे यहाँ पे आई होती है, इस वजह से इसको ये भी लिखा जाता है। तो आपके पास कम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जिनकी आउटपुट करंट वैल्यू ऑफ इनपुट पर डिपेंड करती है, और सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनकी आउटपुट जो है वो करंट वैल्यू ऑफ इनपुट प्लस स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करती है, स्टोर्ड वैल्यू पर भी डिपेंड करती है। जो आपके पास क्या है, जो फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं जो स्टोर वैल्यू होती है उन पर डिपेंड करती है। ये 2 चीज़ें पर डिसाइड करती हैं। सीक्वेंशियल सर्किट्स में फिर आपके पास 2 तरह के सर्किट्स होते हैं, एक सिंक्रोनस होते हैं और दूसरे एसिंक्रोनस होते हैं। तो सिंक्रोनस डिज़ाइन मेथोडोलॉजी है वो बहुत कॉमनली यूज होती है सीक्वेंशियल सर्किट्स के डिज़ाइन में। इस मेथोडोलॉजी में जितने भी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं वो एक कॉमन आपके पास क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं।
यानी आपके पास जितने भी स्टोरेज एलिमेंट्स लगे होंगे वो सब एक ही क्लॉक से कंट्रोल होते हैं, एक ही क्लॉक से सिंक्रोनाइज होते हैं और अपनी वैल्यू को सैंपल करते हैं, स्टोर करते हैं राइजिंग या फॉलिंग एज आफ्टर क्लॉक सिग्नल, या राइजिंग एज होगा या फॉलिंग एज होगा। अच्छा, इसके लिए एडवांटेज ये है कि आपके पास सिंक्रोनस जो आपके पास, क्योंकि सारे स्टोरेज एलिमेंट्स एक क्लॉक के साथ ट्रिगर कर रहे होते हैं, तो आप ये डिज़ाइनर्स को अलाउ करता है कि वो स्टोरेज कंपोनेंट्स को बाकी सर्किट से अलग मॉडल करे, और जो आपके पास इससे आपके पास पूरा डिज़ाइन जो होता है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो सिंप्लीफाई होता है कि आप स्टोरेज कंपोनेंट्स को अलग मॉडल करते हैं और बाकी सर्किट्स को अलग मॉडल करते हैं, तो इससे आपके पास सिंप्लीफिकेशन आ जाती है डिज़ाइन प्रोसेस में। और ये आपके पास जो सिंक्रोनस डिज़ाइन मेथोडोलॉजी है, इसी की बेस पे आपके पास जितने भी कम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट्स बनते हैं वो आपके पास इसी की बेस पे डिज़ाइन किए जाते हैं। सबसे जो बेसिक कंपोनेंट है, स्टोरेज कंपोनेंट है, वो आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट्स में वो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप है, DFF जिसको कहते हैं, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। डी टाइप फ्लिप फ्लॉप डिफरेंट टाइप्स हैं। जो सबसे पहले हमारे पास है जिसको कहते हैं डी फ्लिप फ्लॉप विदाउट एसिंक्रोनस रीसेट, डी फ्लिप फ्लॉप विदाउट एसिंक्रोनस रीसेट है। और दूसरा डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपके पास विद सिंक्रोनस रीसेट है, DFF विद एसिंक्रोनस रीसेट, DFF विदाउट एसिंक्रोनस रीसेट। यहाँ पे ये बात ध्यान रखें, ये एसिंक्रोनस रीसेट एसिंक्रोनस है। आप जितने भी हम इस कोर्स में आगे डिस्कशन करेंगे उस सिंक्रोनस सर्किट्स ही होंगे। सिंक्रोनस मतलब एक क्लॉक के साथ होते हैं, ये रीसेट की बात हो रही है, वो एसिंक्रोनस है, वो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है। तो ये आपके पास ये वाला डी फ्लिप फ्लॉप है, जिसमें अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है तो आउटपुट वैल्यू चेंज नहीं करेगी, क्लॉक की वैल्यू 1 है तो आउटपुट वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब भी क्लॉक पे एज आएगा, राइजिंग एज आएगा, इसके हम राइजिंग टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो भी वैल्यू डी पे इनपुट पे आएगी, अगर 0 होगा तो क्यू पे 0 चला जाएगा, अगर 1 होगा तो क्यू पे 1 चला जाएगा। तो ये इसका फंक्शनल टेबल है। इस तरह ऊपर यहाँ पे रीसेट को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, DFF विद एसिंक्रोनस रीसेट। एसिंक्रोनस रीसेट का मतलब ये है कि अगर रीसेट पे 1 आ जाए तो क्लॉक पे वो डिपेंड नहीं करता, क्लॉक की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो 1 हो, क्लॉक पे राइजिंग एज हो फॉलिंग एज हो, अगर रीसेट पे 1 आ गया है तो आउटपुट 0 हो जाएगी, रीसेट पे 1 आ जाएगा आउटपुट 0 हो जाएगी। जब तक 1 रहेगा आउटपुट 0 रहेगी। जब रीसेट में 0 होगा और अगर क्लॉक में 0 है तो नो चेंज, वैल्यू वही रहेगी। क्लॉक में अगर 1 है नो चेंज, वैल्यू वही रहेगी। क्लॉक में राइजिंग एज आता है तो आपके पास जो भी डी की वैल्यू है वो आउटपुट पे जाएगी। तो बाकी फंक्शनलिटी वही है, ये वाली है, सिर्फ रीसेट आपके पास एक्स्ट्रा टर्म है। जब रीसेट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगी, जब रीसेट 0 होगा तो ये फंक्शनलिटी सेम रहेगी। तो तीसरा आपके पास है DFF सिंक्रोनस इनेबल। तो आप फर्स्ट अपने DFF को कंट्रोल करना चाहते हैं, इससे पहले जो आपने DFF पढ़ा था उसमें जब भी आपके पास क्लॉक राइजिंग जाएगा, डी की वैल्यू आउटपुट पे अपडेट हो जाएगी अगर रीसेट आपके पास 0 है। लेकिन आप हमेशा अपने डी फ्लिप फ्लॉप को अपडेट नहीं करना चाहते, इसलिए आपके पास एक एनेबल का सिग्नल अपडेट किया गया है, एनेबल का सिग्नल यूज़ किया गया है जो कि सिंक्रोनस सिग्नल है। तो इसलिए फ्लिप फ्लॉप का नाम भी DFF सिंक्रोनस एनेबल है। अगर रीसेट 1 है तो आपके पास क्लॉक की वैल्यू कुछ भी हो, एनेबल की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट 0 होगी। रीसेट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। रीसेट जब 0 है तो अगर क्लॉक 0 है तो एनेबल सिग्नल कुछ भी हो, क्यों है, एनेबल क्लॉक 1 है, एनेबल का सिग्नल 0 हो 1 है, आउटपुट चेंज नहीं होगी, क्योंकि एनेबल क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज है कि जब क्लॉक में राइजिंग ही जा रहा होगा उस वक्त अगर एनेबल 0 है तो आउटपुट पे क्यू ही है, और उस वक्त अगर एनेबल पे 1 है तो फिर डी की वैल्यू आउटपुट पे जाएगी। तो इस तरह आप अपने फ्लिप फ्लॉप को कंट्रोल कर रहे हैं कि जब भी आपने वैल्यू अपडेट करनी होगी फ्लिप फ्लॉप में, आप एनेबल सिग्नल को बंद कर देंगे, क्लॉक राइजिंग ही जाएगा तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब फ्लिप फ्लॉप के साथ 3 तरह के टाइमिंग पैरामीटर्स हैं जो एसोसिएटेड है। इनमें पहला आपके पास TCQ कहलाते हैं, क्लॉक टू क्यू डिले, the time required to propagate the value of D to Q at the rising edge of the clock signal। बेसिकली आपके पास ये प्रोपगेशन डिले है रजिस्टर का, कि डी की वैल्यू को क्यू पे प्रोपगेट करने में कितना टाइम लगेगा, और क्योंकि डी की वैल्यू क्यू पे प्रोपगेट करती है क्लॉक के राइजिंग एज है, इसलिए इसको फिर क्लॉक के राइजिंग एज से लिया जाता है। फिर आपके पास 2 टाइम है, सेटअप टाइम और होल्ड टाइम। सेटअप टाइम होता है कि आपके पास क्लॉक का राइजिंग के जाने से कितनी देर पहले आपका इनपुट सिग्नल स्टेबल हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये क्लॉक है, तो हर फ्लिप फ्लॉप के साथ एक आपके पास एक सेटअप टाइम होता है। क्लॉक के राइजिंग के जाने से इतनी देर पहले जितना सेटअप टाइम होगा
आपका इनपुट सिग्नल बट स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल नहीं होगा तो आपकी आउटपुट रॉन्ग सैंपल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ये राइजिंग जा रहा है क्लॉक का और आपको सेटअप टाइम जो रजिस्टर का है वो 2 पिकोसेकंड है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर 2 पिकोसेकंड सेटअप टाइम है, टी एस आपके पास 2 सिग्नल, तो आपका जो इनपुट सिग्नल डी है वो क्लॉक के राइजिंग जाने से 2 पिकोसेकंड पहले, इतना टाइम पहले उसको स्टेबल हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर वो इस ड्यूरेशन की जितना आपका सेटअप टाइम है उसके दौरान अगर वो चेंज होगा, अगर ये से स्टेबल नहीं होता, इस तरह स्टेबल होगा तो आउटपुट सही सैंपल होगी कि आपके पास 2 पिकोसेकंड क्लॉक के राइजिंग जाने से पहले इनपुट स्टेबल होगी, फिर चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट हो गई है। लेट्स से आपका सिग्नल जो है वो क्लॉक के राइजिंग जाने के ये 1 आ रहा था, यहाँ 0 है, और इसके बाद वो स्टेबल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी अगर वेरी करता है तो आपके पास ये देखिए यहाँ पे भी आपके पास सिग्नल चेंज हो रहा है, कांस्टेंट ही रहा, सेटअप टाइम की वायलेशन होगी। जब भी सेटअप टाइम की वायलेशन होगी आउटपुट पे वैल्यू गारंटी नहीं कर सकते आपके सही सैंपल होगी, आप मेटा स्टेबल स्टेट में जा सकते हैं, रॉन्ग वैल्यू सैंपल कर सकते हैं। इसी तरह आउटपुट की वैल्यू क्लॉक के राइजिंग के जाने के कितने टाइम बाद तक इनपुट को स्टेबल रहना चाहिए, वो होल्ड टाइम होता है। क्लॉक के राइजिंग के जाने के कितने टाइम बाद तक इनपुट को स्टेबल रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, वो होल्ड टाइम जो होता है। ये दोनों टाइम इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि आपके पास अगर ये मेट नहीं होंगे तो आपकी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे जो वैल्यू सैंपल होगी वो ठीक नहीं होगी। अब ये सिंक्रोनस सिस्टम की डायग्राम है। सिंक्रोनस सिस्टम में सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सिस्टम, और इसके आपके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपके पास स्टेट रजिस्टर होता है, स्टेट रजिस्टर होता है जो कलेक्शन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स है, और इन सबको सेम, जितने फ्लिप फ्लॉप लगे वो सबको सेम कॉमन क्लॉक जारी होगी, तो कलेक्शन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स एक स्टेट रजिस्टर होता है। एक नेक्स्ट स्टेट लॉजिक होती है, कंप्रेशन लॉजिक दैट यूजेस द एक्सटर्नल इनपुट एंड इंटरनल स्टेट, एक्सटर्नल इनपुट भी आ रही होती है और इंटरनल स्टेट वैल्यू भी आ रही होती है, इनकी बेस पे वो नेक्स्ट स्टेट को डिसाइड करता है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द रजिस्टर को डिसाइड करता है, इसको स्टेट नेक्स्ट कहते हैं आप जहाँ। और आउटपुट लॉजिक जो कि आपके पास स्टेट रजिस्टर भी जा सकती है और आपके पास एक्सटर्नल इनपुट भी आ सकते हैं। फिर इसमें फिर इस अगर एक्सटर्नल इनपुट भी आपके पास आउटपुट को अफेक्ट कर रही होगी तो इसको आप कहते हैं, फिर ये आपके पास नीले स्टेट मॉडल है, नीले सिंक्रोनस सिस्टम है। और अगर आपके पास ये आगे आएगा भी, वैसे सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रही हो आउटपुट और ये आपके पास इनपुट ना आ रही हो तो कहते हैं मूर स्टेट मॉडल कहते हैं, मूर सिंक्रोनस सिस्टम कहते हैं। फिर ये आगे आपके पास FSM और FSMD जब पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में आएगा इसका। तो ये एक सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और बेसिकली ये डायग्राम वही है जो मैंने इससे पहले आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट के लिए ड्रा की थी। उसमें जो यहाँ पे लॉजिक सर्किट था, आप यहाँ पे लॉजिक सर्किट किया हुआ था, और यहाँ से आपके पास आउटपुट आके एक स्टेट को जा रही थी, स्टोरेज एलिमेंट को जा रही थी, और इससे वापस जो आपने पहले स्लाइड दूसरी स्लाइड पे पहले दूसरी स्लाइड पे पढ़ा था, ये लॉजिक सर्किट था और ये स्टेट थी। इस लॉजिक सर्किट को यानी कम्बिनेशन सर्किट्स को यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, नेक्स्ट स्टेट लॉजिक और आउटपुट लॉजिक, 2 ऐसे कर दिए गए। बाकी वही है, बाकी स्टेट रजिस्टर था वो यहाँ पे स्टेट रजिस्टर ही है, स्टोरेज एलिमेंट से लगा हुआ। तो ये आपके पास एक सिंक्रोनस सर्किट्स की ब्लॉक डायग्राम होती है। अब आपके पास है मैक्सिमल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो सीक्वेंशियल सर्किट से रिलेटेड है, और ये आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट का एक सबसे जो डिफिकल्ट डिज़ाइन एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें से एक है। इससे सिस्टम जो है वो आपके पास सेटअप और होल्ड टाइम कंस्ट्रेंट्स को वायलेट न करे। जो आपके पास मोस्ट डिफिकल्ट डिज़ाइन एस्पेक्ट्स होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स के, उनमें से एक ये है कि आपका सिस्टम जो है वो सेटअप टाइम और होल्ड टाइम कंस्ट्रेंट्स को वायलेट न करे। अब सिंक्रोनस सिस्टम में जितने भी स्टोरेज कंपोनेंट्स होते हैं वो इकट्ठे कंबाइन होते हैं और सिंगल रजिस्टर यूज होते हैं। इसलिए आपको जब भी आप टाइमिंग एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो आप सिर्फ एक जो है मेमोरी कंपोनेंट होगा उस पर परफॉर्म करेंगे,
तो बाकियों के लिए भी फिर वही चीज़ यूज़ होगी, क्योंकि सारे आपके पास एक जगह ग्रुप किए जाते हैं आपने, और अब उसके लिए टाइमिंग एनालिसिस परफॉर्म कर लेंगे तो वही सबके लिए वैलिड होगा। और जो टाइमिंग में आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स में, वो एफ मैक्स है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। और जो ये बता दिया आपके पास कि सर्किट आपका कितना फास्ट ऑपरेट होगा, और इस एफ मैक्स का जो रेसिप्रोकल होता है वो होगा टी क्लॉक है, टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक। तो ये बेसिकली बता रहा है कि आपकी जो क्लॉक है जो सीक्वेंशियल सर्किट्स में स्टोरेज स्टेट ऑफ द सिस्टम के साथ, स्टेट रजिस्टर के साथ कनेक्टेड होती है, तो जिसमें वो स्टेट रजिस्टर अपनी वैल्यू सैंपल करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे ये डिस्कशन हो रही है। ये उसका टाइम पीरियड होता है। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान एक क्लॉक साइकिल में नॉर्मली आप राइजिंग एज से राइजिंग एज ले रहे होते हैं। दो राइजिंग एज के दरमियान जितना टाइम होगा वो टी क्लॉक कराता है, और इसका रेसिप्रोकल है वो फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो जितना आपके पास टी क्लॉक कम होगा और जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना आपका सिस्टम फास्ट होगा। अब जो आपके पास करेक्ट ऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए जब भी कोई वैल्यू आप किसी भी कम्बिनेशन सर्किट से पास होकर जनरेट होगी वो स्टेबल होने जानी चाहिए। वो इस टाइम इंटरवल के अंदर जितने टाइम इंटरवल में क्लॉक का अगला राइजिंग एज आ जाएगा, यानी कि एक क्लॉक राइजिंग एज रजिस्टर से कम्बिनेशन सर्किट को वैल्यू मिलती है। नॉर्मली आप पहले डिस्कस हम कर चुके हैं, रजिस्टर लगे होते हैं जो क्लॉक में ऑपरेट कर रहे होते हैं। इनसे कम्बिनेशन सर्किट्स को क्लाउड्स को वैल्यूज जाती है और फिर ये रजिस्टर में स्टोर होते हैं। एक एग्जांपल ये भी है इसकी। तो आपके पास यहाँ पे क्लॉक के राइजिंग एज पे ये वैल्यू यहाँ स्टोर होती है, यहाँ कम्बिनेशन सर्किट्स को मिलती है, और अगले क्लॉक के राइजिंग एज पे ये वैल्यू सारे कम्बिनेशन को पास करके यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, तब वो सैंपल होगी, तब वो स्टोर होगी सही। अब ये जो कम्बिनेशन पार्ट बीच में होता है इसकी मैक्सिमम जो प्रोपगेशन डिले होता है इसको टी कॉम कहते हैं। जो हम अब तक कैलकुलेट करते रहे मुख्तलिफ रजिस्टर्स के लिए, मुख्तलिफ एड्रेस के लिए, मल्टीप्लायर्स के लिए, क्या हम कहते हैं डिले क्या उनका, जिसको हम क्रिटिकल पार्ट डिले भी कहते हैं या कम्बिनेशनल डिले भी कहते हैं। ये टी कॉम है बेसिकली, जो कम्बिनेशन सर्किट लगी होंगी उनका डिले क्या है। अब जो आपके पास क्लॉक पीरियड जो या भी क्लॉक यूज होगी उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए, उसके टाइम पीरियड निकालने के लिए। एक तो टी सी क्यू, आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू थी, क्लॉक राइजिंग जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर होगी, डी इनपुट से क्यू इनपुट आउटपुट पे ट्रांसफर होगी। तो जितना टाइम लगेगा वो टी सी क्यू कहलाता है। तो क्लॉक के राइजिंग एज पे ये वैल्यू ट्रांसफर होती है तो इसका टाइम भी शामिल होगा। प्लस ये वैल्यू फिर पास होती है कम्बिनेशन लॉजिक से, तो कम्बिनेशन लॉजिक के साथ टाइम भी आएगा। और प्लस ये वैल्यू फिर अवेलेबल होनी चाहिए अगले राइजिंग एज आफ्टर क्लॉक से फिर सेरो टाइम की वैल्यूएशन को अवॉइड करते हुए, इसके साथ सेरो टाइम भी आएगा। और इनका अगर ऐड करके रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये आपके पास क्लॉक होती है, उसकी कंप्यूटर सारी क्लॉक में आपके पास प्रोपगेशन डिले का रजिस्टर होता है, सेरो टाइम आपका रजिस्टर होता है, और कम्बिनेशनल पार्ट डिले या क्रिटिकल पार्ट डिले आपका कम्बिनेशन सर्किट होता है। अब ये हमारे पास जो अगेन वही डायग्राम है जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स की थी, और ये डायग्राम हमें ये बताती है कि बेस्ड ऑन दिस नेक्स्ट स्टेट लॉजिक हमारे पास ये सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, इनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक आपके पास रहते हैं रेगुलर सीक्वेंशियल सर्किट्स, एक दूसरे आपके पास एफएसएम, और तीसरा आपके पास एफएसएमटी। रेगुलर सीक्वेंशियल सर्किट में स्टेट ट्रांजिशन इन द सर्किट जो होती है वो रेगुलर होती है। जो आपके पास स्टेट ट्रांजिशन होती है, नेक्स्ट स्टेट हर दफा जो नेक्स्ट स्टेट जनरेट हो रही होती है वो आपके पास एक रेगुलर पैटर्न को शो कर रही होती है। जिससे आपके पास फॉर एग्जाम्पल काउंटर हैं, शिफ्टर हैं, काउंटर हमेशा ये वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा होगा तो वो 0 से 1 में जाएगा, 1 से 2 में जाएगा, तो ये एक रेगुलर बिहेवियर है। यहाँ वैल्यू चेंज हो रही होगी स्टेट में 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से, तो रेगुलर पैटर्न पे चेंज हो रही होगी। और इसमें जो नेक्स्ट स्टेट लॉजिक होती है ये आपके पास बहुत ही रेगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह इंक्रीमेंटर हो गया या शिफ्टर हो गया। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेट लॉजिक होती है वो एक सिंपल और आपके पास रिपीटेटिव होती है, रेगुलर होती है। इसके ऐसे कंपोनेंट जिनमें आपके पास रेगुलर नेक्स्ट स्टेट लॉजिक लगी हो, आपके पास रिपीटेटिव उसमें यूज हो रही हो, तो उनको कहते हैं आपके वो रेगुलर सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं।
जब आपके पास स्टेट ट्रांजिशन जो है वो सिंपल पैटर्न को एग्जिबिट ना करे, सिंपल और रिपीटेटिव पैटर्न को एग्जिबिट ना करे, तब आप कहते हैं कि आपका सिस्टम जो वो FSM है। और FSM में नेक्स्ट स्टेट लॉजिक आपके पास रैंडम लॉजिक होती है और हमेशा आप इसको सिंथेसाइज करते हैं स्क्रैच से, दोबारा से बनाते हैं हर एप्लीकेशन के लिए, हर उसके लिए। और तीसरा आपके पास है FSMD। तो FSMD जो होते हैं इसमें दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, FSM की भी और रेगुलर स्क्वेयर सर्किट्स भी। These two parts are known as data path, यानी कि आपके पास जो रेगुलर स्क्वेयर सर्किट्स हैं वो डेटा पाथ कहलाते हैं और FSM कंट्रोल पाथ कहलाता है। ये दोनों मिल के फिर FSMD बनाते हैं, FSM विद डेटा पाथ, फाइनाइट स्टेट मशीन विद डेटा पाथ। अब हमने देखना है कि हमने HDL कोड कैसे लिखना है फ्लिप फ्लॉप्स के लिए और रजिस्टर्स के लिए। पहली बात तो ये तमाम कोड जो यूज़ होगा उसमें ऑलवेज ब्लॉक यूज़ हो रहा होगा आपके पास, और दूसरा आप नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज़ करेंगे जो इस तरह की असाइनमेंट्स होती हैं। तो आपने जब भी किसी वेरिएबल को असाइन करनी होगी तो नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट से करेंगे। और फिर आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप की जो टाइप्स हैं वो तीन है, डी फ्लिप फ्लॉप विदाउट एसिंक्रोनस रीसेट, डी फ्लिप फ्लॉप विद एसिंक्रोनस रीसेट, डी फ्लिप फ्लॉप विद सिंक्रोनस इनेबल, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टेबल पे। तो ये हमारे पास कोडिंग है डी फ्लिप फ्लॉप विदाउट एसिंक्रोनस रीसेट, और उसका टेबल हमारे पास गिवन है लेफ्ट साइड पे। क्लॉक 0 होगी 1 होगी तो आउटपुट चेंज होगी, क्लॉक राइजिंग में जाएगा तो आउटपुट की वैल्यू डी की वैल्यू बराबर होगी। तो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स क्या है, डी है और क्लॉक है, और आउटपुट क्या है, क्यू है। तो इनपुट बाय क्लॉक, इनपुट बाय डी, आउटपुट रेज क्यू। रेज क्यू क्योंकि ऑलवेज ब्लॉक यूज करेंगे ऑलवेज। अब ये जो क्लॉक राइजिंग है इसको मॉडल करने के लिए पास एज ऑफ क्लॉक का वो है, पास एज का कीवर्ड है, ऑलवेज एट द रेट ऑफ पास एज ऑफ क्लॉक, जो इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर जब भी क्लॉक का पास एज आएगा क्यू को वैल्यू जाएगी डी की, तो यही आप चाहते हैं क्यू को डी की वैल्यू जाए। इसके अलावा आपकी वैल्यू चेंज ना हो तो यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो सिंपली आप राइजिंग को मॉडल करने के लिए पास एज लगाएंगे, तो और पास एज पे आपके पास करा के जो क्यू की वैल्यू है वो डी से उस पर स्टोर हो जाए, क्यू पे डी स्टोर हो जाए। दूसरी एग्जांपल आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप विद एसिंक्रोनस रीसेट। इसमें रीसेट भी है, बाकी इनपुट्स बाय क्लॉक के साथ रीसेट भी आ गया है, इनपुट बाय डी है आपके पास, आउटपुट आपके पास रेज क्यू है। अगेन ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक, क्योंकि रीसेट एसिंक्रोनस है तो वो भी ये भी शो करना पड़ेगा, पॉजिटिव एज ऑफ रीसेट, पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक और पॉजिटिव एज ऑफ रीसेट। इनमें कोई भी चीज़ होगी तो आगे सर्किट चलेगा, क्योंकि ये सेंसिटिविटी लिस्ट होती है और ये आपके पास ऑलवेज ब्लॉक सेंसिटिव होता है इन ऑपरेशंस का। इफ रीसेट, अगर रीसेट 1 है क्यू को 0 कर दो, और अगर रीसेट 1 नहीं है, रीसेट अगर 0 है तो क्योंकि आपको रीसेट ये जब आएगा आपके पास फिर उसके बाद पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आया होगा, क्योंकि जब रीसेट आएगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। जब रीसेट नहीं है उसके बाद पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आया और पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पे आपके पास डी को क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी क्यू को डी की वैल्यू मिल जाएगी, क्यू को डी की वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा अगर जब भी पॉजिटिव नहीं होगा, क्लास कांस्टेंट 0 होगी या क्लास कांस्टेंट 1 होगी, ये सेंसिटिविटी लिस्ट एक्टिवेट ही नहीं होगी और ये वैल्यू असाइन ही नहीं होगी। कैसे आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप विद सिंक्रोनस इनेबल, इसमें आपके पास मजीद थोड़ा सा आपके पास कुछ सिग्नल बढ़ गए हैं कि इनेबल सिग्नल भी आ गया इनपुट पे। उसी तरह क्लॉक रीसेट और इनपुट बाय इनेबल, इनपुट बाय डी, आउटपुट रेज क्यू। अगेन ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव एज क्लॉक और पॉजिटिव एज ऑफ रीसेट। इफ रीसेट क्यू इज इक्वल टू 0, एल्स में जब रीसेट नहीं है तो आप देखते हैं क्या क्लॉक में राइजिंग एज है, तो राइजिंग एज होगा तो आप नीचे होंगे। तो अगर राइजिंग एज के साथ रीसेट भी 0 है और इनेबल अगर 0 है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए हमने कमांड लगाई इफ इनेबल। अगर इनेबल 1 होगी तो क्यू को डी मिल जाएगा, क्यू को डी मिल गया। अगर इनेबल 0 हुई तो फिर आपके पास आउटपुट जो है वो मेंटेन रहेगी, पुरानी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें हम कर रहे हैं कि ये जो डी फ्लिप फ्लॉप लास्ट हमने स्लाइड जो डिस्कस की है कि DFF विद सिंक्रोनस इनेबल, उसमें डिफरेंट तरीके से कोडिंग करने की कोशिश करते हैं। उस जो DFF विद सिंक्रोनस इनेबल है उसको आप इस तरह बना सकते हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप और साथ एक मल्टीप्लेक्स है। जब इनेबल सिग्नल आप इसका सेलेक्ट टाइम यूज करें मल्टीप्लेक्स की, जब इनेबल सिग्नल 0 होगा तो इनेबल सिग्नल 0 होने का मतलब ये है कि आपके पास आउटपुट की वैल्यू चेंज ना हो, तो रेज की वैल्यू जो आ रही है आपके पास वही आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, आर नेक्स्ट को आर रेज की वैल्यू मिलेगी और क्लॉक के राइजिंग एज पे आर नेक्स्ट यहाँ पे दोबारा स्टोर हो जाएगा, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही वैल्यू रहेगी। जब आपके पास इनेबल सिग्नल की वैल्यू 1 होगी तो अब क्योंकि नई वैल्यू लोड करना होगी, आपको डी यहाँ से सिलेक्ट होगा, आर नेक्स्ट को मिलेगा
और क्लॉक के राइजिंग एज पे आर नेक्स्ट की वैल्यू आर रेज को चली जाएगी। जब आप कोडिंग करेंगे तो कोडिंग में आप इस तरह कर सकते हैं कि इस स्टोरेज एलिमेंट वाली जो कोडिंग है इसको अलग कोड कर लें, और ये बाकी जो आपके पास नेक्स्ट स्टेट ला जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर है उसको अलग कोड कर लें। इनपुट्स आउटपुट देखते हो, डी एनेबल क्लॉक रीसेट, ये इनपुट्स आ गई, डी एनेबल क्लॉक रीसेट, और क्यू आपके पास आउटपुट होगी, और ये इंटरनल सिग्नल है आर रेज और आर नेक्स्ट। अब ये आपके पास कितने साइज के होने चाहिए, आर रेज और आर नेक्स्ट, तो आर नेक्स्ट क्योंकि आपने डी की वैल्यू जानी है तो ये वही साइज होगा जो डी का साइज है, यहाँ पे आपके पास 1 बिट के लिए, यहाँ पे इस केस में क्योंकि फ्लिप फ्लॉप देख रहे हैं रजिस्टर नहीं देख रहे हैं तो 1 बिट के लिए। अच्छा, अब ये चीज़ आपने कर ली, इनपुट आउटपुट डिक्लेयर कर लिए, और आर रेज और आर नेक्स्ट जो है वो भी डिक्लेयर कर लिए, आर रेज और आर नेक्स्ट भी डिक्लेयर कर लिए, क्योंकि वो इंटरनल सिग्नल है, वो इनपुट आउटपुट नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे रेज से हमने डिक्लेयर किए हैं। तो क्योंकि नीचे हम ऑलवेज ब्लॉक यूज़ कर रहे होंगे, अगर आपने साइन स्टेटमेंट यूज़ करनी होगी तो वहाँ पर आप इसको जो आर नेक्स्ट है इसको फिर वायर कर देंगे। अगेन उसी तरह ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव एफ क्लॉक, अब इसको मॉडल कर रहे हैं, ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव एफ क्लॉक इफ रीसेट आर रेज इज इक्वल टू 0, एल्स में क्या है, आर रेज इज इक्वल टू आर नेक्स्ट, आर रेज इज इक्वल टू, ये आर रेज को आर नेक्स्ट की वैल्यू मिल रही है, सिंपल। तो आप ये स्टोरेज एलिमेंट को ज़्यादा मॉडल हमेशा इस तरह कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेट ला जाए मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर आप ऑलवेज ब्लॉक से बना सकते हैं, ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टेरिक, क्योंकि कॉम्बिनेशन पार्ट है, कॉम्बिनेशन पार्ट में ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टेरिक लगता है, ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टेरिक इफ enable r next is equal to t, else r next is equal to r reg। ये नहीं है आपके पास, r next is equal to r reg। अच्छा, आर एस इक्वल टू आर एच। अब आपके पास तीसरी चीज़ है आउटपुट क्यू है, उसको क्या वैल्यू चाहिए, आर एच की, ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टेरिक क्यू इक्वल टू आर एच। यहाँ पर साइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सर मल्टीप्लेक्सर के लिए भी कॉम्बिनेशन ब्लॉक है, इसको साइन सेव कर सकते हैं, और इसी तरह इसको भी आप साइन स्टेटमेंट साइन क्यू इक्वल टू आर एच भी कर सकते हैं। जब आप साइन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो इन वैल्यूज़ के ऊपर आप रेज करने की बजाय वायर करेंगे। अब रजिस्टर जो होते हैं हमारे पास वो कलेक्शन ऑफ रजिस्टर कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं। लेट्स से आपके पास 8 बिट रजिस्टर है तो 8 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, 16 बिट रजिस्टर है तो 16 फ्लिप फ्लॉप होंगे। तो अब रजिस्टर कोडिंग करनी हो, बाकी चीज़ वही इनपुट वायर क्लॉक और रीसेट उसमें चाहिए क्योंकि फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहे हैं उसमें। अब ज़्यादा बिट्स होगी तो डी जो इनपुट है वो भी आपके पास, लेट्स से 8 बिट का बना रहे हो तो 8 बिट का डिक्लेयर किया आपने, तो D0 एक फ्लिप फ्लॉप होगा, D1 फ्लिप फ्लॉप जो उसकी एक की इनपुट D0 होगी, डी दूसरे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट D1 होगी, तीसरे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट D2 होगी, तीसरा ये 8 फ्लिप फ्लॉप आ जाएंगे। ऐसा फ्लिप फ्लॉप जो आउटपुट होगी वो एक फ्लिप फ्लॉप होगी जिसकी D0 इनपुट होगी, उसकी Q0 आउटपुट होगी, जिसकी D1 इनपुट होगी, उसकी Q1 आउटपुट होगी। तो आपने 8 बिट के बनाने यहाँ 7 डाउन 0 7 डाउन 0 सेट कर दिया। बाकी में नीचे कमांड वही है, ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव क्लॉक पॉजिटिव ऑफ रीसेट, इफ रीसेट Q इज इक्वल टू 0 एल्स Q इज इक्वल टू D। रीसेट नहीं है तो Q में D की वैल्यू आ जाए। D क्या होता है, आपके पास इनपुट है जो आपके पास जो उसकी वैल्यू आपके पास स्टोर होनी है रजिस्टर में। और फाइनल आपका टॉपिक है आज का, वो है रजिस्टर फाइल। रजिस्टर फाइल, जिस तरह रजिस्टर जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, इस तरह रजिस्टर फाइल जो होती है वो कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स होती है। और जब मल्टीपल रजिस्टर आ जाएंगे और मल्टीपल रजिस्टर्स को आपने एक्सेस भी करना, उनके डेटा राइट भी करना होगा और डेटा रीड भी करना होगा, मल्टीपल रजिस्टर होंगे। तो जब आपके पास मल्टीपल रजिस्टर से डेटा राइट और रीड करना है, जिस रजिस्टर से डेटा राइट करना है, जिस लोकेशन से डेटा रीड करना है उसका एड्रेस भेजना जाएगा। इसी वजह से आपके पास राइट एड्रेस और रीड एड्रेस की सिग्नल भी रखे गए। इस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, इस रजिस्टर फाइल को एक्सेस करने के लिए आपको जिस रजिस्टर से कोई डेटा उठाना है उसका एड्रेस भेजना पड़ेगा। जिस एड्रेस से आपने डेटा उठाना है उसका एड्रेस भेजना पड़ेगा। जब राइट करेंगे और जब रीड करेंगे तो रीड एड्रेस भेजेंगे और डेटा रीड कर लेंगे। किस से रीड करेंगे, रीड लाइन से। इसके साथ आपके पास डेटा कुछ ऐसी आपके पास डेटा लाइन्स होगी जब डेटा आएगा। तो इस केस में आपके पास उसका नाम आर डेटा नाम दिया गया। इस केस में जब आप आर एड्रेस भेजेंगे रजिस्टर फाइल को डेटा रीड करने के लिए, वो उस लोकेशन को एक्टिवेट करेगा और डेटा को आर डेटा लाइन में भेज देगा। इसी तरह आपके पास राइटिंग के लिए आप एड्रेस भेजेंगे W एड्रेस को,
डब्ल्यू एड्रेस भेजेंगे और उससे आपके पास वो लोकेशन एक्टिवेट हो जाएगी और फिर आप बेसिकली डेटा सेंड करेंगे जो राइट होना है। तो राइट होने के लिए जो डेटा सेंड करेंगे वो सेटा आपके पास जो डेटा है वो डब्ल्यू डेटा पे आ रहा होगा। यहाँ से राइट इनेबल का सिग्नल है जो आपको अलाउ करता है कि आपने राइट करना है। प्रोसेसर ने जब भी कुछ राइट करना होगा तो राइट इनेबल सिग्नल को एक्टिवेट करेगा। अगर आप इनेबल सिग्नल नहीं लगाएंगे तो आपकी मेमोरी पे बेहतर डेटा राइट हो सकता है और इस तरह से आप इनेबल सिग्नल लगाते हैं। तो आपने इसकी कोडिंग शुरू की पैरामीटर बी इज इक्वल टू 8 यानी कि आपके पास हर फ्लिप रजिस्टर में 8 बिट्स स्टोर हो सकती हैं और डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 आपने रखा है क्योंकि आपके पास आप टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो हैं वो 4 हैं। चार रजिस्टर हैं और हर रजिस्टर में 8 बिट्स हैं। नीचे में कोडिंग का वही तरीका आपके पास लेट से पहले आप बनाते हैं आपके पास मेमोरी वो कैसे है b-1 डाउन टू 0 यानी कितनी बिट्स होती है वो पहले मेंशन करते हैं और आप फिर जो उसका नाम होता है रजिस्टर फाइल का वो बाद में लिखते हैं और फिर फाइनली आप उनकी बताते हैं उसमें कितनी लोकेशंस होंगी यानी कि हर लोकेशन में कितनी बिट्स होंगी वो b-1 डाउन टू 0 है और टोटल लोकेशंस कितनी है कि 2 पावर w माइनस 1 है यानी कि इसके w2 है 2 पावर 2 माइनस 1 3 डाउन टू 0 जो 4 लोकेशंस है आपके पास। और इसकी कोडिंग करने का ये है कि आपके पास जब भी आपने डेटा इसमें राइट करना है तो आप क्या करेंगे क्लॉक के राइजिंग एज पे राइट इनेबल सिग्नल एक्टिवेट करेंगे। राइट इनेबल सिग्नल एक्टिवेट करके साथ आपने डब्ल्यू डेटा पे अपना डेटा रख लेना है। तो जो ही क्लॉक राइजिंग एज आएगा राइट इनेबल सिग्नल 1 होगा तो डब्ल्यू डेटा जो है वो आपके पास जिस एड्रेस पे जो एड्रेस भेजा होगा आपने डब्ल्यू एड्रेस उस रजिस्टर पे के में स्टोर हो जाएगा। तो क्लॉक के राइजिंग एज पे पहले राइट इनेबल सिग्नल इनेबल करेगा आपके पास और फिर राइट इनेबल सिग्नल होने के बाद डब्ल्यू डेटा और डब्ल्यू एड्रेस बताएगा किस लोकेशन में आपने राइट करना और डब्ल्यू डेटा वो डेटा होगा जो उस लोकेशन पे राइट होगा। इस चीज़ को मॉडल करने के लिए ये आपके पास ऑलवेज पॉसिबल है क्लॉक इफ राइट इनेबल क्या राइट इनेबल सिग्नल 1 है अगर होगा तब आप राइट करेंगे। तो राइट क्या करेंगे आप एरर एज इज इक्वल टू एरर एज पे राइट इनेबल सिग्नल 1 है तो एरर एज के डब्ल्यू एड्रेस इस एड्रेस पे डब्ल्यू एरर एज रजिस्टर फाइल का नाम है और जो एड्रेस भेज रहे हैं आपको डब्ल्यू एड्रेस है इसको उस पर आप क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं डब्ल्यू डेटा भी आपके पास अवेलेबल होगा। डब्ल्यू एड्रेस आप भेजेंगे मेमोरी को वो उसके मुताबिक अपनी कोई भी लोकेशन एक्टिवेट करेगा उस एड्रेस के मुताबिक और उस पर आप डेटा राइट कर देगा। और रीड ऑपरेशन के लिए आप सिंपल असाइन कमांड लगाते हैं। यहाँ पे देख लेंगे राइट ऑपरेशन के लिए तो आपने ऑलवेज ब्लॉक और इफ स्टेटमेंट यूज किए। रीड ऑपरेशन में आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करें या आप जो ऑलवेज क्लॉक के साथ पॉजिटिव के साथ यूज करें क्योंकि डेटा हमेशा रीड होता रहता है डिफरेंट लोकेशन से। ये आपके पास प्रोसेसर का काम है कि उसको डेटा जब उसने यूज़ करना होता है तो वो उस डेटा को लेता है जिसको रीड करता है और पहले वो भेजेगा एड्रेस भेजेगा वहाँ से डेटा लाइन्स पे आएगा और उस डेटा को क्लॉक के राइजिंग पे उठा लेगा। तो अब वैसे आपके पास रीड हमेशा होता रहता है रजिस्टर फाइल से लेकिन आप कब उस डेटा को यूज़ करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए रीड के लिए आपको कोई कंट्रोल की सिग्नल या एनेबल सिग्नल की जरूरत नहीं होती। सिंपल आप लिखते साइन आर डेटा एरर एज आर एड्रेस पे एरर एज की जो वैल्यू है एरर एज में आर एड्रेस में जो वैल्यू है वो आर डेटा को साइन करता है। ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया रेगुलर सीक्वेंशियल सर्किट्स को और इंशाल्लाह जो आपका ऑनलाइन सेशन होगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी जो रेगुलर सीक्वेंशियल सर्किट्स के कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनकी कोडिंग करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।